ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम प्रोग्राम आप सलाम जे के देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए, 9:06 हो रहे हैं। बात अब जरा दीगर मामलात की भी करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो थोड़ी देर में इलेक्शंस के हवाले से और बात करेंगे, कुछ और अहम खबरें तफसीलात आपके सामने। लेकिन बात जरा CIC के हवाले से हम करेंगे क्योंकि सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसकी तरफ से एक बार फिर से कार्रवाई के लिए तफसीलात या वजाहत कह लीजिए इस वक्त तलब की गई है। और ये मामला जम्मू कश्मीर यानी JNK इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है और जिसमें अब मुतलकीन से एक उस वक्त के BDO और जो PIO हैं यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर JNK इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन दोनों से और जो ब्लॉक मेडिकल माफ कीजिएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इन दोनों अफसरान से तफसीलात तलब की गई हैं। मामला सिर्फ पिछले दिनों भी हमने आपको इस प्रोग्राम में इसी तरह की खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के मुताबिक जहां जहां काम करना था या कानून के तहत जहां इसका सही नफाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस पर CIC की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया। यही वजह है कि अब ये अहम तफसीलात तलब कर ली गई हैं और शो कॉज नोटिस भी एक XCN को चला गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और तहसीलदार वो भी इस वक्त जिनसे बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें भी एक तरह से वार्निंग जारी कर दी गई है इस बड़े इदारे की जानिब से। चलिए, पहला मौका नहीं हो कि जब इतने हसास और बड़े इदारे के सरबराह CIC की तरफ से नोटिस जारी किया गया हो, बरहमी का इजहार किया गया हो। इस साल रवा साल के दौरान साल 2022 के दौरान तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा इंसिडेंट्स हम गिना सकते हैं जहां पर मुख्तलिफ अफसरों के लिए नोटिस जारी की गई, क्योंकि उनके पास जो हक इतलात कानून के तहत दरख्वास्त गई थी उस दरख्वास्त का माकूल और मुनासिब जवाब नहीं दिया गया था। और उसके बाद दरख्वास्त दहिंदगान ने अपर अथॉरिटीज के पास रब्ता किया, जब वहां पर भी कोई फीडबैक और रिप्लाई वहां से सरकार की तरफ से नहीं आया तो उसके बाद ही इंतबा का नोट जो है वो जारी किया गया है CIC की तरफ से। फिलहाल क्या कुछ खबर है, किन अफसरों के लिए यह नोटिस जारी किया गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हक की इतलात कानून जिसको लेकर काफी डंडूरा पीटा जाता है और फिर यह कहा जा रहा है कि पब्लिक गारंटीज एक्ट भी हमारे पास है जी, यहां पर बड़ा तायुन किया जाता है कि कम कलील मुद्दत के अंदर हर काम को मुकम्मल किया जाए। एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए CIC कानून का इतलाक की भी बात हो रही है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो CIC के अपने दस्तावेजात क्या कुछ कह रहे हैं, आज का एक्सरे क्या कुछ आपके पास है? है कि कोई पहला वाक़ा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़ात हुए हैं कि जब भी कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे करता है और उन्हें किसी भी के हवाले से कोई बात या होती है, लेकिन PIO ऑफिशियल पहले, क्योंकि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद जो है यहाँ जो दायरा कार है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिस का जो है वो बढ़ गया है। इससे पहले स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिस था, लेकिन अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिस है। अब जब यहाँ कोई PIO आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसके बाद आपको सेंटर में जाना पड़ता है, वहां पर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये सिस्टम जो है काफी तवील होता चला गया है। अब क्योंकि कुछ एक केसेस इसमें सामने आ रहे हैं, केसेस बहुत सारे हैं जो लोकल लेवल पर जब PIOs जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत केसेस हैं कि PIOs इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ही केसेस ऐसे हैं कि जिसमें फॉलोअप हो जाता है और फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिस में चला जाता है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चला जाता है। तो इस तरह से फिलहाल ये थाना मंडी के अंदर जो 13 FC और 14 फाइनेंस कमीशन जो था उसके हवाले से एक दरख्वास्त जहांगान ने दरख्वास्त दी थी और उन्होंने इस हवाले से तफसीलात मांगी थी, लेकिन साल 2020 से लेकर आज तक उस शख्स को या उस दरखास्त करने वाले को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि लगभग 2 साल हो गए हैं और अभी तक उसको एक एप्लीकेशन का जो है जवाब नहीं मिलता है। और सिस्टम भी कैसा है, इंफॉर्मेशन कमीशन भी कैसा है कि 2 साल बाद उसको शोकाज नोटिस निकलती है। 2 साल के बाद अब मज़कूरा जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या वहां पर PIO है उसको अब नोटिस निकलती है और 15 दिसंबर तक उसको शोकाज नोटिस के जवाब और साथ ही साथ जो एप्लीकेंट है उसके हक में जो इंफॉर्मेशन है वो फराहम करने की बात कही गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि मोहम्मद अफजल मागरे PIO JNK इंडस्ट्रीज उसके खिलाफ भी इसी तरह का मामला पेश आया है, जिसमें अब मुत्तलिका कमीशन ने सेंट्रल
इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसके खिलाफ भी नोटिस जारी किया है और उसको भी कहा गया है कि 20 तारीख तक आप इसका शो का नोटिस का जवाब दें। जहीर अहमद चाकी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, इसके खिलाफ भी इसी तरह का मामला अक्टूबर के महीने में आया हुआ था, तो उसके खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाई जो है सेंट्रल कमीशन की जानब से ली गई थी। लेकिन इसको क्या कार्रवाई समझेंगे, क्या इसका कोई हल भी निकलेगा, क्या उन पर कोई किस तरह की इम्प्लीकेशन भी होगी कि उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिर वक्त तक इस तरह की कोई भी चीज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं देखी गई है। अच्छा, क्या मैं ये समझूं कि ये जो लगातार CIC की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है, यह इस बात की अक्कासी है कि इदारे जो है वो कानून को उस तरीके से निफाज अमल में नहीं लाते हैं जो इसकी रूह है, और हुकूमती सतह पर भी कोई बड़ा कदम और बड़ा फैसला नहीं लिया जाता उन अफसरों के खिलाफ जो इस तरीके की वायलेशंस लगातार करते नजर आ रहे हैं? गौहर, आप तो खुद ही समझ लीजिए, 2 साल पहले की एप्लीकेशन है और 2 साल बाद उसका शो का नोटिस निकलता है। ऑफिशियल भी अब ये समझते हैं, उन्हें भी पता है कि एक एप्लीकेंट को जब हम जवाब नहीं देंगे तो ये इसकी दौड़ कहां तक हो सकती है। उसको ये भी पता है कि उन्हें अब इस चीज का जो मालूमात लग चुकी हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद सेंट्रल ऑफिस से कोई शोकाज नोटिस निकल सकती है, फिर वो उस वक्त उसका कोई जवाब दे सकते हैं, क्योंकि माहिर होते हैं इसमें भी ये PIOs, ये ऑफिशियल्स, उन्हें पता होता है कि क्या कुछ करना होता है। दरअसल बात यह है कि जिस नगियत से या जिस मकसद के लिए ये इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया है, उसका वो मकसद जमीनी स्तर पर नहीं निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। CIC का कानून इसलिए मुल्क भर के अंदर लगाया गया था ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर अब मैंने कोई चीज़ जाननी है कि क्या हो रहा है तो आप एक दरख्वास्त देंगे, सेट क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपने जवाब देना है। जवाब नहीं देंगे तो सेकेंड एप्लीकेशन आती है, नहीं देते तो थर्ड एप्लीकेशन में चला जाता है। और ये जो अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अफसर जो है वो CIC कानून को, इस हक इत्तलात कानून को नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और जवाब सवाल कुछ होता है, जवाब कहीं का आता है, जब वापस आप एप्लीकेशन देते हैं तो मजीद 6 महीने लगते हैं, तब तक वो अफसर वहां से हट जाता है। तो इस तरीके से निज़ाम जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर का चल रहा है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि CIC को लेकर इस तरीके की खबरें हम बार बार आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हालात इस तरीके की बन रहे हैं। अब जरा सियासत की भी बात दोबारा करते हैं, और बात करते हैं वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां DDC के 2 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहीं पर सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के इंतखाब के हवाले से भी आज के दिन का तयन कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था उसके हिसाब से आज पार्टी के लिए नए सदर का ऐलान होगा। और इस सिलसिले में शेर कश्मीर के मज़ार पर, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर, जहां नसीम बाग के अंदर आज एक डेलीगेट्स का इजलास तलब किया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपने सदर का दोबारा इंतखाब अमल में ला रही है, और इस सिलसिले में पार्टी इलेक्शन कमीशन, पार्टी इलेक्टोरल बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए आज जम्मू कश्मीर के डेलीगेट्स को श्रीनगर के इस तारीखी इजलास में शिरकत के लिए भी बुलाया गया है। और पार्टी ज़राया को, जहां कल तक एक खबर आ रही थी कि पार्टी ज़राया ये बता रही थी कि शायद उमर अब्दुल्ला भी टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन आज सुबह की डेवलपमेंट ये बता रही है कि फारूक अब्दुल्ला आज दोबारा पार्टी की कमान अपनी हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि डेलीगेट्स की तरफ से जो करारदाद बेइत्तेफाक राय से पेश की जाएगी उसमें यही होगा कि फारूक अब्दुल्ला सदर के ओहदे के लिए दोबारा से नामजद किए जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक पार्टी ज़राया के हवाले से जो हमारे पास खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम तजवीज़ कर दिया गया है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम के मध्य मुकाबले में किसी भी शख्स की तरफ से कोई फॉर्म नहीं सबमिट किया गया, ना ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोई पहल इसमें की गई है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का आज जन्मदिन भी है, बर्थ एनिवर्सरी है, और बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हर साल हम देखते थे कि 5 दिसंबर के दिन वहां पर तकरीब होती थी, और आज भी ये तकरीब होगी। लेकिन आज की तकरीब सियासी तौर पर इंतहाई अहम होगी, क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शंस भी हैं, और जम्मू कश्मीर भी आहिस्ता आहिस्ता करके इंतखाबात की ओर चल रहा है। तो क्या कुछ ज़मीनी सूरत हाल है, सीधे श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फैसल ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के इंतखाबात का दिन है, और इंतखाब के लिए अभी तक जो हमारे पास खबर है वो ये है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार के मुत्सिल जो पार्क है नसीम बाग के अंदर, वहां पर
ही ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये इजलास जो है वो तलब किया गया है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास है, और जहां पर आप मौजूद है क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए बिल्कुल गौर, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जैसे फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया था पार्टी प्रेसिडेंट से, तो उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद फारूक अब्दुल्ला आप पार्टी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और इसके लिए फिर इलेक्टोरल बॉडी जो है वहां की, और जहां के जनरल सेक्रेटरी जो थे अली मोहम्मद सागर, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 5 दिसंबर को जो है इलेक्शन होंगे, और वहीं से पता चल सकता है कि कौन अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद जो खबरें पहले दिन से ही निकलकर सामने आ रही थी कि कोई सामने नहीं आ रहा है कि कोई भी फारूक अब्दुल्ला साहब हो, या जो उमर अब्दुल्ला साहब की बात हो रही थी, उमर अब्दुल्ला साहब भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही देखा जा रहा है, पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, और यही भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद उमर अब्दुल्ला हो ही सकता है। लेकिन कुछ सोर्सेज के हवाले से हमें भी पता चला है कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनको सारे जो पार्टी लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने कंसर्ट दिया है, और अनएमसली कहा गया है कि उसको ही अब पार्टी का प्रेसिडेंट फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी नॉमिनेशन नहीं भरा, और उसके साथ साथ जो बाकी लीडरशिप है उन्होंने भी नॉमिनेशन नहीं भरा। तो आज का दिन जो है इसके लिए तय किया गया था कि आज ही के दिन प्रेसिडेंशियल को इलेक्शन होंगे, और उसके बाद ही ये ऐलान किया जाएगा कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो है बर्थ एनिवर्सरी, और उन्हीं के मजार के जो यहाँ पे पार्क है नसीम बाग, यहाँ पे मेरे पीछे भी देख सकते हैं काफी ज्यादा कुर्सियां भी लगी हैं, और एक डेलीगेट सेशन बुलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे अब ये फैसला होगा। ये बताइएगा फैसल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैं देख रहा हूँ कि कुर्सियां पीछे लगी हैं, क्या एंटायर जम्मू कश्मीर के डेलीगेट्स को यहाँ पर बुलाया है इस तरीके के नुमाइंदा इजलास के लिए, या सिर्फ कश्मीर सूबे के डेलीगेट्स को बुलाया गया है? क्या खबर आपके पास है? और कुल मिलाकर स्पेस जो वहां पर है नसीम बाग पार्क की, वहां पर कितना ऑक्यूपाई किया गया, कितनी हजार कुर्सियां लगाई गई हैं? देखिए फिलहाल अगर हम डेलीगेट्स की बात करें तो जो हम तक खबरें आ रही है, हमने यहाँ पे बात की कुछ जिम्मेदारों से, उनका कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं। कि हालांकि कुर्सियां अभी हम अगर कहें तो कुर्सियां काफी ज्यादा है, और अभी भी आ ही रही है कुर्सियां, और अगर जिस तरह से मैंने खुद गिनने की कोशिश की तो करीबन इस वक्त 1-2 हजार कुर्सियां यहाँ पे लगी हुई, और ये सिर्फ जो सेशन है सिर्फ डेलीगेट्स का है, यानी बाकी वर्कर्स के सामने ये डेलीगेट थे जो कि इंपॉर्टेंट वर्कर्स के वो आने वाले हैं, और इस वक्त भी बहुत से अभी कुर्सियां लगाई जा रही, चाहे वो मजार हो शेख अब्दुल्ला साहब का या इस पार्क में हो। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो पूरी प्रोसेस तक किए गए हैं पूरे इलाके में, और पूरा एरिया जो है ये नसीम बाग का, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैग से सजाया गया, जैसा कि आपको तस्वीरों में देखते हैं। 10:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद कुछ नाराज भी हुए थे पार्टी लीडरशिप से, ये भी खबर है कि वो भी इस बार इस डेलीगेट सेशन में जो फैसल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, मुझे याद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरीके का ओपन सेशन तब बुलाया था जब उमर अब्दुल्ला को पॉलिटिक्स में लाया गया था, और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के तौर पर उनका इंतखाब होना था, और श्रीनगर के अंदर ये जलसा बुलाया गया था। शेख नजीर साहब प्रिजाइड कर रहे थे उन दिनों, वो जनरल सेक्रेटरी थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद ये तवील मुद्दत के बाद इस तरीके का ज्वाइंट सेशन जहां पर जम्मू कश्मीर के डेलीगेट्स को बुलाया गया है, और ये 2019 के बाद पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा इज्तिमा हो सकता है। कितनी तैयारियां पार्टी की तरफ से की गई हैं? देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने पहले कहा कि ये काफी ज्यादा टाइम के बाद उन्होंने डेलीगेट सेशन बोला। अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, हर एक पार्टी का एक सेशन हुआ है, चाहे पीडीपी की बात हो, पीसी की बात हो, या अपनी पार्टी की बात हो, हर एक ने अपने अपने कन्वेंशंस किए, गैदरिंग्स की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कैसे पेशे रह सकते थे, उन्हें एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं डेलीगेट सेशन बुलाया, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख कुर्सियां लगी है, वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेलीगेट्स है वो पूरे जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं, और मिलजुल के जो बताया जा रहा है कि हम पार्टी प्रेसिडेंट का इंतखाब कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपको खुद पता है कि काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही थी लोगों में कि अगर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रेसिडेंट अच्छा जी फैसल, ये तो सियासी बात है, चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, पास में कश्मीर यूनिवर्सिटी है, दरगाह हजरत बल है, और ये काफी बिजी रोड माना जाता है। नसीम बाग, हब बाग, दरगाह हजरत बल का रोड काफी बिजी माना जा रहा है। पार्किंग क्या कुछ रखी गई है, और गाड़ियों के लिए क्या कोई मखसूस रूट किया गया है वीआईपीज के लिए और आम लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने कहा कि ये बिजी रूट रहता है, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ दरगाह हजरत बल शहर है। तो पार्किंग की बात करें तो पार्किंग फैसिलिटी जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही रखी गई है, जिससे आपको पता होगा जो मजार शेख अब्दुल्ला है इसके सामने ही एक यूनिवर्सिटी का है, तो वहीं से सारी गाड़ियां जो है अंदर आ सकती है। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जो बांडीपुरा से डेलीगेट आएंगे या गांधरबल से डेलीगेट,
वो यही हबक से आ सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई रूट से जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, खासकर अगर खानिया रानावाली रूट का सदकल का रूट करे, वहां से जो है लीडरशिप आ सकती है। और उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो लाल बाजार से आ सकते हैं, या जिस तरह से मैंने कहा हबक से आ सकते हैं। तो पार्किंग का इंतजाम जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के पार्किंग नहीं किया गया है। उसके साथ साथ जो बाकी अरेंजमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी के है, वो भी पूरी तरीके से किए गए हैं। दरगाह हजरत बस से ही लेके सिक्योरिटी के तैनाती अमल में लाई गई। यहाँ से अगर क्या कह सकते हैं, हबक से ही यहाँ तक सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों पे सड़कों पर रुकने नहीं देते, लगातार मूवमेंट को बहाल किया जा रहा है कि ताकि कोई इनकन्वीनियंस पैदा ना हो और किसी तरह की कोई मुश्किलात चाहे वो जलसे को हो या आम लोगों को ना हो। इसलिए सख्त जो सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं और जनरल तौर में जो बाकी इंतजाम है वो भी पूरी तरीके से किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप अपडेट करते रहिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा जी आज का जलसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हिकमत अमली को भी बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी तकरीर कर सकते हैं वहाँ पर, उमर भी तकरीर करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। आपको पल पल का अपडेट वहाँ से हम ज़रूर बताते रहेंगे। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, चूँकि लगातार आप देख रहे हैं जब भी हमारे रिपोर्टर्स सुबह से आए तो मौसम का इर्द गिर्द जो है वो हाल भी बताते रहे। लेकिन अब जरा अपडेट आपको पूरा करेंगे कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई क्या कुछ हमें बता रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर इस वक्त भी जारी है। माइनस टेम्परेचर का जाना अब शायद मामूल की बात बन चुकी है। लेकिन सुबह सुबह जो तस्वीरें और इतलात हैं कि गहरी धुंध से लोगों का सुबह घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है और मनफी दर्जा हरारत ने एक बार फिर से मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। तकरीबन 9 और 10 दिसंबर को महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक हल्की बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान है। एक और वेट स्पेल आप देखेंगे। फिलहाल कुछ एक इलाकों में खुश्क मौसम के बीच इस वक्त सर्दी काफी ज्यादा है। और श्रीनगर में भी आज फिर से चूंकि पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड्स बने हैं, जो रातें बीती हैं वो ये बताती हैं कि इस वक्त की सूरत हाल जो है वो माइनस टेम्परेचर में जा रही है। आज की ताज़ा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये सुबह सुबह आप देखिएगा कैसे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर माइनस टेम्परेचर में आबी ज़खायर कहीं पर हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा भी जमना या ये जो जमने का सिलसिला वो नहीं है, लेकिन ज़रूर एक तरह से ये जो धुंध और कोहरे के सबब इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक सफ़ेद किस्म की चादर ज़मीन पर या कुछ एक हिस्सों में घास पर, जिन एरियाज में पानी है वहाँ पर देख रहे हैं गाड़ियों के ऊपर ये सुबह सुबह ये जो हल्की सी बर्फ सी जम जाती है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना डाउन गया है। इधर आप देखेंगे तो 5वीं जमात तक भी जो सरमाई तातीलात थी वो पहले ही हमने 1 दिसंबर से देखी थी, लेकिन अब जाकर आज से 8वीं जमात के लिए भी क्लासेस बंद हो जाएंगी। यानी आज से अप टू 8 जो स्कूल सरमा के दौरान, विंटर्स के दौरान बंद रखने होते हैं, वो भी बढ़ती सर्दी के बीच बंद आज से हो जाएंगे। और 9 और 10 दिसंबर को यानी आइंदा 3 से 4 दिनों के बाद महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फिर एक वेट स्पेल से हमें गुजरना होगा। इस वक्त ठिठुरती सर्दी लोगों को काफी परेशान कर रही है। यही वजह है कि स्कूलों को भी अब आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार बुनियादों पर बंद किया जा रहा है। पहले पहली से 5वीं जमात तक, अब 8th क्लास, फिर 19 दिसंबर के बाद आप देखेंगे हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। श्रीनगर चलते हैं, सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, क्या कुछ मजीद सूरत हाल है, इतलात भी इस पर दीजिएगा। और दूसरा ये कि मामूल की सरगर्मियां क्या शहर श्रीनगर या आसपास के मुलक्का इलाकों में भी ठप हुई हैं? जो तस्वीरें सुबह सुबह हम देख पा रहे हैं कि माइनस टेम्परेचर ने एक तरह से बुरी तरह से मुतासिर किया है आम जिंदगी को। देखिए आसिफ, जहां तक मौसम का ताल्लुक बदला है और काफी ज्यादा ठंड जो है सुबह शाम है। कि मेरे पीछे इस वक्त ये ग्राउंड जीरो से मैं आपको सुबह मॉर्निंग का हाल दिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा फॉगी है, काफी ज्यादा धुंध जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है, जबकि ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो चल रही है, मगर साथ ही साथ मुश्किलात लोगों को काफी ज्यादा चलने में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक साइड से देखिए तो विजिबिलिटी काफी डाउन है, मगर इसके बीच लोग जब सुबह स्कूल या साथ ही साथ यानी दफ्तर या बाजारों की तरफ रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सिचुएशन इस वक्त शहर श्रीनगर की है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा जरूर। इनफैक्ट अभी आप देखिए धीरे धीरे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हल्की हल्की धूप जो है वो दिखनी शुरू हो गई है, यानी सन जो है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मगर सुबह तकरीबन 8:30 से लेकर 9 बजे या 9:30 के बीच जो है काफी फॉग रहता है। और सुबह सुबह आप देखेंगे तो लोग जो है काफी ज्यादा गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, हमाम कांगड़ी का इस्तेमाल होता है, फेरन का इस्तेमाल होता है। और कह सकते हैं कि 3.4 डिग्री रिकॉर्डेड माइनस सेल्सियस जो है वो पहली बारी आज रात रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक कोल्डेस्ट नाइट है कश्मीर की। और मौसमी महकमियात का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में 9 या 10 तारीख को वादी कश्मीर के साथ साथ बालाई और मैदानी इलाकों में
बर्फबारी के इम्कान जताए जा रहे हैं। और बर्फबारी डेफिनेटली जिस तरीके से मौसमी महकमियात ने प्रेडिक्शन की है, तो चिलाई कलान हो या चिलाई खुर्द हो, इस बीच जो है कश्मीर में बर्फबारी होती है। मगर इस वक्त सर्दी का कहर वादी कश्मीर में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इसके साथ साथ बिजली की मार भी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि एक साइड से सर्दी है, दूसरे साइड से बिजली की कटौती यानी पावर कर्टेलमेंट की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है आसिफ। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं जो मीटर्स के हवाले से, जो शेड्यूल कट के हवाले से जो चीजें सेट की गई है उस पर बात नहीं चल रही है। मगर मौसम ठंडा, वादी कश्मीर में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, जब आप कह रहे हैं कि कोहरा है, धुंध है, हम भी देख रहे हैं कल से विजिबिलिटी में काफी फर्क आया। अगर श्रीनगर की सूरत हाल, तो एयरपोर्ट तो थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन एयरपोर्ट से काफी अच्छी खबरें मैं अभी भी देख रहा हूं कि सुबह 6:40 वाली फ्लाइट जो आई थी वो भी ऑन टाइम थी, और लगभग सारी फ्लाइट से ऑन टाइम ही है। सिर्फ एक फ्लाइट के बारे में यह है कि वो थोड़ा सा डिले हो सकती है या रिशेड्यूल हो सकती है। बाकी अभी तक जो 4 फ्लाइट्स आई हैं, 5वीं ऑन रूट है, 4 डिलेड नहीं है बल्कि ऑन टाइम सारी आई हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स का फायदा अब श्रीनगर के अंदर एयरपोर्ट पर दिखना शुरू हो गया है, जो हम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे? देखिए गौर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जहां तक एयरपोर्ट का ताल्लुक है, कुछ लेटेस्ट गैजेट और कुछ ऐसे कैट सिस्टम जरूर इंस्टॉल किए गए हैं जिस पर अक्सर बेशतर बात होती रहती थी कि खास तौर पर जब सर्दियों का मौसम है तो टेक ऑफ और लैंडिंग में प्रॉब्लम चलती है। मगर इस बीच जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं शहरी श्रीनगर की एयरपोर्ट को लेकर, तो विजिबिलिटी के मामला में कह सकते हैं कि कैट सिस्टम या LLA जो भी बाकी जो गैजेट्स है उसमें इजाफा जरूर है। मगर आने वाले टाइम में अब देखना होगा, जब बर्फबारी होती है तो क्या उस वक्त जहाज आया जाएगा। जिस तरीके से हम देखते हैं अक्सर बेशतर मॉर्निंग में काफी डिले चलता है, कैंसिलेशन रहती है, पैसेंजर्स नाला खफा हो जाते हैं क्योंकि अभी तो विजिबिलिटी पुअर है यानी धुंध है। मगर जब बर्फबारी होगी, रनवे के मामला होंगे, या उस वक्त जो सिचुएशन है, ये सिस्टम कितना काम करेगा वो देखने वाली बात जरूर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 2 दिन के लिए एडवाइजरी है जी, 9 और 10 तारीख को बर्फबारी हो सकती है, लेकिन दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दिख रही है। माइनस दर्जा हरारत चला गया, और द्रास से लेकर लद्दाख की जब आप सरहदों तक चलेंगे तो वहां पर भी सूरत हाल आपको इसी तरीके से दिखेगी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत -8.4 रिकॉर्ड किया गया करगिल के अंदर, और 10.6 रिकॉर्ड किया गया है जी मनफी द्रास के अंदर। और इसी तरीके से रात का दर्जा हरारत वहां 11 तक भी चला गया है कई मकामात पर। तो दर्जा हरारत जो है वो रात का गिर रहा है, दिन में मतला थोड़ा सा बरालूद रहता है, फिर थोड़ी सी धूप होती है, तो थोड़ा बहुत वो 50-50 वाला मौसम आपको दिखाई तो जरूर दे रहा है। लेकिन शदीद सर्दी के बीच बिजली के बहरान ने रियासत के लोगों का जीना हराम कर दिया है, स्पेशली सूबा कश्मीर के लोगों का, क्योंकि बिजली के आने और जाने के लिए जो शेड्यूल मुरतब किया गया था उस शेड्यूल पर अभी तक भी अमल दरामद पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं। और फिर दूसरी बड़ी परेशानी जो शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से लगातार हमारे न्यूज रूम को अभी भी बताई जा रही है, वो ये है कि बिजली अगर आती भी है, महकमा बिजली की तरफ से अगर बिजली फराहम भी की जा रही है, तो बिजली बल्ब को ढूंढने के लिए एक और आले का इंतजाम करना पड़ता है, टॉर्च का, मसनवी टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि पता लगे क्या बिजली आई है या नहीं। इतनी लो वोल्टेज जो है वो अक्सर इलाकों के अंदर है, जिनकी वजह से कई मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है। इधर जब महकमा मौसमियात की पेशनगोई की बात हो रही है तो बिजली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। बात ज़रा PDD के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि नाराज़गियाँ इस महकमे से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। जहाँ सप्लाई मुतासिर हो रही है, डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप आ रहा, लेकिन सनती यूनिटों को लेकर जो नई हिकमत अमली तरतीब दी गई और मीटर तब्दील करने का मामला था, उस पर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर FCI के काफ़ी खफा है। नाराज़गी का इजहार किया गया, बरहमी का इजहार किया गया, और FCI की जानिब से महकमे की इस वक्त की जो हिकमत अमली है उस पर सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। दरअसल मामला क्या है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो सनती यूनिट्स हैं उनको पिछले दिनों ये कहा गया है कि आप अपने मीटर्स जो हैं वो बदलेंगे, तब्दील करेंगे। आज के वक्त में ये जो कारोबारी हैं, ताजिर पेशा अफराद हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस वक्त कहते हैं कि हाल ही में या माजी करीब में भी मीटर्स तब्दील कराए गए, और आज के वक्त में दोबारा से मीटर तब्दील करना, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए जो उनकी कुव्वत से बाहर है, जो उन्हें माहाना इन नए मीटर्स लगाने के बाद या मीटर्स तब्दील करने के बाद उन्हें अदा करने होंगे, जो उनकी कुव्वत से बाहर है। लिहाजा किसी भी तरीके से पहले ही कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई, बड़ी मुश्किल से कामकाज चलता है, और ऐसे में दोबारा यूनिट्स को ये हुक्म देना या यूनिट्स को ये कराना कि ये जो
तीसरे फेज में इस वक्त फिर से मीटर्स जाकर तब्दील करना, ये इनके लिए मुश्किलात का सबब न सिर्फ आज बन रहा है बल्कि आने वाले दिनों के अंदर है। जबकि महकमा जो है वो क्लियर कह चुका है, अगर आप ये मीटर्स नहीं लगाएंगे तो आपके कनेक्शन जो हैं वो काट दिए जाएंगे। अब ये दूसरी बड़ी परेशानी बन रही है। वहीं एफसीआई की ये मानती है कि कुछ साल पहले ही ये कहा गया था कि जो मीटर्स इंस्टॉल करें, मीटर्स इंस्टॉल करने के बाद फिर नया हुक्म आता है स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कीजिएगा, वो भी कर दिए गए। लेकिन आज के वक्त में फिर से ये मुसलसल तीसरा ऐसा मरहला है, फिर से मीटर्स चेंज कराने का मतलब ये हुआ कि माहाना कम से कम 20 से 25 या 26 हजार रुपए जो उन्हें अदा करने होंगे। ये कई ऐसे छोटे यूनिट्स हैं जिनकी कुव्वत से बाहर हैं ये चीजें, लिहाजा इस पर फौरी तौर पर तवज्जो मरकूज की जाए। और ये जो कहा जा रहा है कि हर दिन या हर महीने, हर 3-4 महीने के बाद आपको इस हिकमत अमली के मुताबिक काम करना पड़ेगा, यूनिट्स का काम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो नाकिस कारकर्दगी है या जो हिकमत अमली है इससे मजीद मुतासिर होगी। इसके साथ वो किसी भी कीमत पर जो है वो कहीं ना कहीं इत्तफाक नहीं रखते। यही वजह है कि महकमे पर सवालिया निशान फिर से उठाया गया है। चलिए जी, मीटर तब्दीली का मामला, डिजिटल के बाद एक और मीटर जो है वो आप सन्नती यूनिटों के अंदर लगाना होगा। 3 फेज के अगर आप चला रहे हैं सन्नत के अंदर तो आपको नया मीटर लगाना होगा, जिसके लिए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और उसी हुक्मनामे के खिलाफ फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से एहतजाज दर्ज किया गया है और कहा गया कि जानबूझकर ताजरों को तंग तलब किया जा रहा है। अब जरा बात करते हैं, जहां ताजिर परेशान है वहीं पर सन्नत की भी बात आपके सामने रखते हैं। और खुद रोजगार स्कीमों के हवाले से जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर कदम बढ़ा रहा है और एदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खुद एतमादी के साथ अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो वजीर आजम साहब की तरफ से फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रियासतों के मुकाबले में और यूनियन टेरिटरीज के मुकाबले में EGP में काफ़ी बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम साहब का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है उसकी अमल दरामद में जम्मू कश्मीर बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। 21,640 यूनिट एस्टैब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं जी फ्लैगशिप स्कीम के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर रवा माली साल के दौरान। ये बात खुलासा पेश किया गया है कि 21,640 और इसमें सबसे अहम रोल जो प्ले किया है वो खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की तरफ से किया गया है। सभी रियासतों बशमूल यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर ने इस वक्त 21,640 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम PM EGP के तहत शुरू की गई थी साल 2021-22 के लिए, जिसमें कम से कम 1.73 लाख रोजगार फराहम किए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फराहम की गई है बेरोजगारों को। ये दावा जो है वो सरकार की तरफ से पेश किया गया है। ऑफिशियल जो डाटा बताया जा रहा है उसके हिसाब से कमोबेश 2,101 करोड़ रुपया मार्जिन मनी के तौर पर और 460 करोड़ से ज्यादा रुपया डिस्प्यूट किया गया है, हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर के अंदर। और मरकजी वजारत MSME ने इस स्कीम को मुतारफ कराया था प्राइम मिनिस्टर PM EGP को, और इसमें अब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होने हैं, इसलिए सभी रियासतों से एदाद शुमार लिए जा रहे हैं। और अभी तक के जो एदाद शुमार है और स्पेशली 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जब 370 को हटाया गया है, मरकजी वजारत MSME का मानना है कि इसमें नुमाया बेहतरी हुई है, लोग खुलकर सामने आए हैं। 21-22 के अंदर PM EGP ने बहुत बड़ा काम किया है, स्पेशली बड़गाम के अंदर, बारामूला के अंदर, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवारा, बांडीपोरा, डोडा के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज थे। लेकिन उसके बावजूद भी खुद रोजगार स्कीमों के अंदर खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड का एक नुमाया रोल यहां पर देखने को मिला है। खबर हम आपको बता रहे हैं जी एदाद-ओ-शुमार के साथ मरकज की तरफ से जो जारी किए गए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको लद्दाख लिए चलेंगे, लद्दाख की खबर से बाखबर जरूर करेंगे। उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी की भी खबर बताएंगे, G20 का इजलास को लेकर आज दिल्ली के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और मजीद कुछ बातें करेंगे, क्योंकि तीसरा पड़ाव होगा, चंद खबरें होंगी और उसके बाद आपकी बात हुकूमत के साथ होगी, यानी आप अपने मामले हुकूमत के सामने रखेंगे। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं।